14 जुलाई 2023 वो तारीख जिस दिन इसरो द्वारा देखा गया सपना सच होने जा रहा था। LVM-3 रॉकेट के साथ चंद्रयान-3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2:35 पर लॉन्च किया जा रहा था। इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ भारत के करोड़ों लोगों की नजरें इस चंद्रयान पर टिकी थीं और सभी की धड़कनें काफी तेज थीं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यह चंद्रयान-3 भारत की कई उम्मीदें और आशाएं लेकर चांद की ओर गया था। ये आशाएं भारत की इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेस एक्टिव कंट्रीज में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के साथ जुड़ी थीं। इसरो द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये आज तक का सबसे कठिन मिशन होने वाला था, क्योंकि चंद्रयान-2 की असफलता के बाद भारत के लिए बहुत जरूरी था कि वह चंद्रयान-3 जैसा प्रोजेक्ट तैयार करके अपने उस अधूरे काम को पूरा करें। अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो विश्व के कई बड़े देशों के साथ भारत का नाम भी चांद पर अपने स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत द्वारा चंद्रयान-3 पर 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हालांकि भारत के साथ साथ विदेशों में भी ये बात चर्चा पर है कि जब भारत में गरीबी दर मौजूद है तो भारत को चंद्रयान-3 जैसा मिशन बनाने और मून पर लैंडिंग करने में इतने बड़े अमाउंट को खर्च करने की क्या जरूरत है। अब कुछ लोगों का विचार है कि इतना पैसा स्पेसक्राफ्ट में खर्च करने से बेहतर तो ये था कि लोगों की आर्थिक मदद कर दी जाती। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी सवाल के साथ शुरू होती है कि भारत को आखिर स्पेस में अपने सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट भेजने की आखिर जरूरत क्या है। ये सवाल भारत के कई लोगों के दिल में उठ रहे हैं। साथ ही साथ विदेशों में भी लोगों की यही प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर भारत को तीसरी बार स्पेस में जाने की क्यों जरूरत है और इसरो द्वारा इस बार अपने चंद्रयान-3 को कितना इम्प्रूव करके चांद पर भेजा गया है, जिससे वो पहले की तरह असफल न हो जाए। और स्पेस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के बाद आखिर भारत को हासिल क्या होने वाला है। इन सवालों के जवाब से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर चंद्रयान-3 है क्या। दोस्तों, जब भी पृथ्वी से चांद पर जाने की बात होती है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि पास के शहर में जाना है। जी हाँ, वीडियो देखकर तो हमको ऐसा ही लगता है कि चांद हमारी पृथ्वी के बहुत पास है और हम बहुत आसानी से वहां आ जा सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। पृथ्वी से हमारे चांद की दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर सौर मंडल में मौजूद कई ग्रहों को एक के बाद एक लाइन में लगा दिया जाए तब जाके हम अपनी पृथ्वी के उपग्रह चांद तक पहुंच पाएंगे। ये चांद जो हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है वो केवल एक सैटेलाइट नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन है, जहां पर लैंड करने वाले देशों में अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका के अपोलो 11 से 10 साल पहले 1959 में USSR रशिया लूना 2 के साथ चांद की धरती पर पहुंचा था। लेकिन रशिया ने कभी भी चांद पर इंसानों को नहीं भेजा। इंसानों को भेजने में अमेरिका के नासा द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग को सबसे पहले चांद पर उतारा गया था। इस तरह अगर देखा जाए तो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले फिलहाल 3 देश हैं, रशिया, अमेरिका और चाइना। अगर चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सही सलामत सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता है तो हमारा भारत चौथी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। दोस्तों, क्या आप लोग सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब समझते हैं? सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है किसी भी स्पेसक्राफ्ट का अपने ऑब्जेक्ट की सतह पर सही सलामत या सक्सेसफुली लैंड करना। और यदि स्पेसक्राफ्ट अपने ऑब्जेक्ट की सतह पर जाकर लैंड नहीं कर पाता है या वहां जाने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसे हम हार्ड लैंडिंग कहते हैं, जैसे कि पिछली बार चंद्रयान-2 के समय में हुआ था। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताते चले कि सबसे पहले सन 2008 में चंद्रयान-1 के जरिए हम चांद पर पहुंच तो गए थे, लेकिन ये एक मून इम्पैक्ट प्रोब था जिसने चांद पर एक हार्ड लैंडिंग करी थी। इसके बाद चंद्रयान-2 आज से 4 साल पहले सन 2019 में 3,84,400 किलोमीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय करते हुए चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक पहुंचा तो था, लेकिन केवल आधा किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान-2 के सॉफ्टवेयर में आई किसी कमी के कारण हम चांद की सतह पर एक सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए। अब प्लान के हिसाब से चंद्रयान-2 विक्रम रोवर को चांद पर 14 दिन बिताकर वहां की इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर मौजूद इसरो सेंटर तक पहुंचानी थी, लेकिन चंद्रयान-2 के कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में आई कमी की वजह से उसका संपर्क पृथ्वी से टूट गया और इसरो का ये प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया। इसके बाद इसरो द्वारा हार नहीं मानी गई और तुरंत ही चंद्रयान-3 का नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया था।
जिसमें उन्होंने अपनी पिछली गलतियों को ना दोहराने का सबक लिया था। और अब चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के समय इसरो द्वारा चंद्रयान 2 में रह गई कमियों को पूरा करके इसे दोबारा से अंतरिक्ष में उतारा गया है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही हमारा भारत दुनिया की चौथी अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के स्पेस प्रोजेक्ट को भी ले सकेगा, जिनसे वो नासा की तरह पैसा भी कमा सकेगा। जी हाँ, जिस तरह नासा द्वारा अन्य देशों के लिए कई स्पेस प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, उसी तरह हमारा इसरो भी सफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के लिए स्पेस में जाने वाले प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए सक्षम हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये इसरो द्वारा बड़ी तादाद में पैसा कमाने का एक जरिया भी बन सकता है। चंद्रयान 3 से जुड़ी एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी लैंड की लोकेशन है, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी और चांद का कनेक्शन ओनली वन साइड है, क्योंकि चांद का लगभग 41% हिस्सा पृथ्वी से छुपा रहता है, जिसे हम डार्क साइड कहते हैं। चांद के इस हिस्से पर सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। इस साउथ पोल पर बड़े बड़े क्रेटर होने का भी अनुमान लगाया जाता है और इनमें पानी के पाए जाने की संभावनाएं भी बहुत अधिक हैं। अगर यहाँ हाइड्रोजन, सोडियम, मीथेन और अमोनिया जैसे बुनियादी तत्व मिल जाते हैं तो चांद का यह भाग आने वाले समय में स्पेस मिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। और इस उपलब्धि का सारा श्रेय हमारे चंद्रयान 3 को ही दिया जाएगा। अब एक सवाल जो अक्सर लोगों की प्रतिक्रिया के रूप में सुनने को मिल रहा है, वो ये है कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में आखिर डिफरेंस क्या है। इस डिफरेंस को समझाने के लिए हमने 5 मेन पॉइंट बनाए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है पेलोड। जी हाँ, 2019 में चंद्रयान 2 के मिशन में हमारा पेलोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। उसमें लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर नाम के 3 भाग थे, जबकि 2023 चंद्रयान 3 के मिशन को केवल लैंडर और रोवर के साथ तैयार किया गया था। दूसरा पॉइंट है पावरफुल लैंडर। इस बार इसरो की टीम और वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 को और भी ज्यादा पावरफुल लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है, जिसमें वो स्पेस में मौजूद दबाव को अच्छी तरह से सह पाए और वहां सरवाइव कर पाए। चंद्रयान 2 में मौजूद इंजन इतना पावरफुल नहीं था जो लैंडिंग के समय अपनी स्पीड कम कर पाता, जिसकी वजह से वो अपने लैंडिंग एरिया से लगभग 750 मीटर आगे की ओर जाकर गिरा था। लेकिन अब चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट में इंजन की कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, जिससे इस परेशानी से दोबारा रूबरू न होना पड़े। साथ ही साथ इसमें हजार्ड डिटेक्शन डिवाइस को भी जोड़ा गया है। अब बात आती है इंस्ट्रूमेंट की। अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स चंद्रयान 3 द्वारा मून पर पहुंच जाते हैं तो इससे मून पर एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है, जिससे हम अपनी पृथ्वी के वेदर, एक्सोप्लैनेट्स स्टडी आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चंद्रयान 3 में शेप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट ज्वाइंट किया गया है, स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो हमारी पृथ्वी का डाटा सोलर सिस्टम के बाहर कोई हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढने में यूज कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 अपने लॉन्च व्हीकल LVM-3 की वजह से भी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 3 का यह व्हीकल पिछले मिशन के व्हीकल GSLV Mark II की अपेक्षा 30% ज्यादा वजन कैरी करने में सक्षम है। इसकी सफलता के साथ ही दुनिया को ये पता चल जाएगा कि भारत का LVM-3 स्पेस में भारी पेलोड लेकर भी जा सकता है। अब 5वां पॉइंट है कॉस्ट। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग एवं मिशन पर होने वाला खर्च 870 करोड़ रुपए का था, वहीं चंद्रयान 3 पर आने वाला कुल खर्च 615 करोड़ का ही है। अब यानी कि पहले के मुकाबले नए स्पेस मिशन में आने वाली लागत में और कमी लाना हमारी कार्य कुशलता और दक्षता को दर्शाता है। इससे हमें पता चलता है कि चंद्रयान 3 पहले के मुकाबले काफी किफायती साबित हुआ है। चंद्रयान की लॉन्चिंग के साथ ही दुनिया में कई तरह के सवाल उठने लगे, जिनमें से एक सवाल ये भी था कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पैसों की बर्बादी है। इसका जवाब ये है कि भारत एक गणतंत्र देश होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग हर क्षेत्र में अपना नाम दर्ज करा रहा है। ऐसे में स्पेस मिशन में भला हमारा भारत कैसे पीछे रह सकता है। चंद्रयान की लॉन्चिंग के समय बजट को लेकर उठने वाले सवालों से शायद इसरो पहले ही वाकिफ था। क्या आप जानते हैं कि इसरो के चीफ रह चुके सतीश धवन जी एज अ चीफ सिर्फ 1 रुपए अपनी सैलरी इसरो के फंड से लिया करते थे। इस ग्राफ को देखकर यकीनन आप स्पेस मिशन में होने वाले खर्चों को समझ जाएंगे। इसे देखकर आपको पता चलता है कि हम क्रमिक रूप से अपने स्पेस मिशन में होने वाले खर्चों को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। पर क्यों? आखिर हमें स्पेस मिशंस पर खर्च करने की जरूरत क्या है? ऐसे ही सवाल आज हमारे आसपास मौजूद कई लोग आपस में चर्चा करके एक दूसरे से पूछ रहे हैं। इसका जवाब है हमारे आसपास के देश, जिसमें चीन, पाकिस्तान आदि शामिल हैं। इनकी आंखें हमेशा ही भारत की सरजमी को अपनी ओर मिलाने में लगी रहती हैं।
इसरो द्वारा भेजे गए सैटेलाइट द्वारा इन देशों की अनसेफ एक्टिविटी को कैप्चर करके इंडियन सिक्योरिटी की मदद करी जाती है, जिससे इंडियन सिक्योरिटी इन देशों की सीमाओं पर नजर रखे रहती है और उनके द्वारा की जाने वाली हर इलीगल एक्टिविटी का करारा जवाब भी देती है। इसके साथ ही इन सैटेलाइट के द्वारा वेदर फोरकास्ट में भी काफी मदद मिलती है। इन सैटेलाइट की मदद से अचानक आने वाले भूकंप, तूफानों और चक्रवातों के बारे में पहले से अलर्ट करके लाखों लोगों की जान बचाई जाती है, जिससे जान और माल में होने वाले नुकसान में काफी कमी आ जाती है। क्या आप जानते हैं हमारे इसरो का बजट नासा से 15 गुना कम है और इतने कम बजट में भी इसरो के साइंटिस्ट हमारे देश के नागरिकों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नए नए सैटेलाइट और मिशंस की तैयारी करते रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मिशन इसरो का पैसा कमाने का जरिया भी होते हैं। जी हाँ, इसरो ने अब तक 28 देशों के लिए कुल 239 सैटेलाइट तैयार किए हैं। इसके बदले में इसरो को एक मोटी रकम उन देशों से प्राप्त होती है जिनके लिए वो सैटेलाइट बनाता है। इस तरह देखा जाए तो स्पेस में अपने सैटेलाइट भेजकर इसरो एक तरह से भारत में पैसे के आगमन के रास्ते खोल रहा है। देशों के लिए सैटेलाइट तैयार करने का काम जो अब तक नासा करता था, अब वो काम भारत भी करने लगा है। इतने सारे देशों का भारत पर यकीन इस बात को पुख्ता करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में वो काबिलियत मौजूद है कि वो अंतरिक्ष में अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी जानकारी और इसरो के चंद्रयान 3 को स्पेस में भेजने का मुख्य उद्देश्य समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जाते जाते कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।